एकेडमी में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज उद्घोष एकेडमी यूपी टेट के एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ आया है और वो कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चंस लेवल। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2017 और 2018 का क्वेश्चन पेपर होगा और सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर के कि क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे प्रश्न आने हैं भाई हमारे एग्जामिनेशन में। ठीक, सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है वो प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है पूछा है। भाई यूपी टेट में आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। अभी तक सीटेट के एग्जामिनेशन के आधार पे आप सभी पढ़ रहे थे तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप काम कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपसे सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको याद है तो निश्चित तौर पे आप सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे। तो प्रश्न हमारा क्या दिख रहा है भाई, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन ना किसने किया है। तो किंडरगार्टन विधि आप सभी ने पढ़ा है, जवाब होगा भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फ्रॉबेल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉबेल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पढ़ेंगे इसको आगे भी, अभी भी आपने पढ़ रखा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है, यानी कि यूपी टेट के एग्जामिनेशन में पूछा है। हमने साफ साफ कहा कि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो 2017 और 2018 के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि यूपी टेट के द्वारा 2017 और 2018 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता है। आपके ऑप्शंस में क्या क्या दिया है भाई, आपके ऑप्शन में विलियम्स दिया है, रोजर्स दिया है। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो अगला ऑप्शन क्या दिया है, थॉर्न दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नन ऑफ दीज दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है ना हमारा वो थॉर्न है, यानी कि संकल्प परामर्श के जन्मदाता कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थॉर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। ठीक है, ये भी यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत प्रश्न पूछा है। जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत के मिलेंगे और ये 2017 और 2018 के यूपी टेट के प्रश्न के पे आधारित है। भाई प्रश्न साफ साफ क्या कह रहा है आपसे कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। पहला दिया है उसे माता पिता को सूचित करना, दूसरा दिया है छात्र को दंडित करना, तीसरा दिया है उसे नजरअंदाज करना और चौथा दिया है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, आना है भाई अधिगम अक्षमता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारे यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत यहाँ से निर्धारित है, एक नंबर का प्रश्न आता ही आता है। डिसलेक्सिया संबंधित है कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है लेखन संबंधी समस्या से, दूसरा ऑप्शन दिया है पढ़ने संबंधी समस्या से, तीसरा ऑप्शन दिया है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से और चौथा ऑप्शन दिया है वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो आप सबने पढ़ रखा है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे हो जाएगा, तो पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता, यानी कि पठन संबंधी अधिगम अक्षमता को हम किससे डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो डिसलेक्सिया से डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है वो ब्रेल लिपि विधि को टच किया है यूपी टेट के 2017-18 के प्रश्न पत्र पे। कह रहा है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो ब्रेल लिपि का संबंध किससे है, श्रवण बाधित विद्यार्थी से होगा, दृष्टि बाधित विद्यार्थी से होगा, अस्थि बाधित विद्यार्थी से होगा या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी से होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रेल लिपि विधि का प्रयोग हम किस विद्यार्थियों के लिए करते हैं, तो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए करते हैं। हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CWSN, तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि CWSN है क्या ना। CWSN का जो यहाँ पे अभिप्राय है वो क्या है, तो आप चिल्ड्रेन विथ
ना, यानी कि सी का अभिप्राय यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रेन, डब्ल्यू का अभिप्राय क्या है, विथ, एस का अभिप्राय क्या हो जाएगा, स्पेशल, और एन का अभिप्राय क्या है, नीड। यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के बारे में बात कर रहा, कह रहा कि अर्थ है। ऑप्शन में दिया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा ऑप्शन दिया है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, तीसरा ऑप्शन दिया है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, और चौथा ऑप्शन दिया है मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो यहाँ पे विशिष्ट बालक के बारे में बात कर रहा है, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बिना देर किए, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, पूछा है दोस्तों ना। परामर्श का एक तत्व नहीं है कह रहा है, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चन काफी खतरनाक होते हैं दोस्तों, तो नहीं वाले क्वेश्चन से सावधान रहिएगा। अब पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है वृत्तिक विधि, दूसरा ऑप्शन दिया है साक्षात्कार, तीसरा दिया है विश्वास, और चौथा दिया है संप्रेषण। अच्छा, परामर्श के तत्वों के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो मुख्यतः तीन ही तत्व हैं परामर्श के। पहला जो तत्व होता है वो साक्षात्कार होता है, दूसरा जो तत्व होता है वो विश्वास होता है, और तीसरा जो तत्व होता है वो संप्रेषण होता है। हमारे प्रश्न में पूछ रहा है कि नहीं है, तो इन तीनों के अलावा केवल एक ही दिख रहा है जिसको हम वृत्तिक विधि कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वृत्तिक विधि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यूपी टेट का भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। मजेदार प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत, और संभावना है कि इस बार भी रिपीट करेगा। यानी कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आगरा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है। तो आप सभी जानते होंगे कि मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला कहाँ स्थित है भाई, तो इलाहाबाद में स्थित है, जिसको वर्तमान समय में हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से है, पूछता है ये प्रश्न कि जो संबंध स्किनर का चूहों से है, वहीं पे कह रहा है कि एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है। किससे है भाई, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है। तो पूछ रहा है कि कोहलर का संबंध किससे होगा ना, वही संबंध कोहलर का था। कह रहा है स्किनर का संबंध किससे है भाई, चूहे से है। थॉर्नडाइक का संबंध किससे है, बिल्ली से है। तो कह रहा है कोहलर का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन में दिया है बंदरों से, ऑप्शन में दिया है मुर्गियों से, ऑप्शन में दिया है कुत्तों से, ऑप्शन में दिया है बनमानुषों से। तो कोहलर का संबंध किससे था भाई, बनमानुष से था। और उन्होंने अपने इस बनमानुष का नाम रखा था क्या भाई, सुल्तान, जिसको हम चिंपैंजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था 2017 और 18 के ये क्वेश्चन में। कह रहा है अधिगम का पठार है, ठीक है, अधिगम का पठार है। पहला ऑप्शन दिया है अधिगम की समाप्ति, दूसरा दिया है अधिगम में अवरोधन, तीसरा दिया है अवरोध वर्धन, ठीक है, चौथा दिया है आपके सॉरी तीसरा दिया है अधिगम में दोष, और चौथा दिया है अधिगम में अवरोध। अधिगम का पठार कह रहा है प्रश्न, और अधिगम के पठार के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अधिगम के पठार के अंतर्गत जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा अधिगम में अवरोधन वर्धन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है प्रश्न, काफी मजेदार है, क्योंकि पुस्तक से एक एक प्रश्न आना निर्धारित ही है दोस्तों ना। यहाँ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक के संदर्भ में पहला जो ऑप्शन दिया है हमारा वो क्या दिया है, पावलो दिया है, दूसरा जो दिया है वो हल दिया है, तीसरा जो दिया है वो स्किनर दिया है, और चौथा जो दिया है वो क्या है भाई, थॉर्नडाइक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यानी कि जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन में वो थॉर्नडाइक है, क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक।
बिहेवियर ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक हो जाएगी? स्किनर की पुस्तक है। अगर दोबारा पूछेगा ये प्रश्न तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किनर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि छात्रों के सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु ना, सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन दिया है पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रशंसा, तीसरा ऑप्शन दिया है दंड और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया है कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो राइट आंसर हमारा चौथा ही होगा, जो कि कहलाएगा क्या भाई? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं आयोग ने अगला का क्वेश्चन पूछा था 2017-18 के कॉन्सेप्ट में। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ना, लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, प्रश्न पूछ रहा है। तो जरा बताइए कमेंट करके कि किसने प्रस्तावित किया है भाई, किसने किया है? लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है? तो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को देने का श्रेय किसको गया है? कोहलर को नहीं गया है, कैंडलर को नहीं गया है, बिक महोदय को नहीं गया है, बल्कि गया किसको है भाई? हल महोदय को। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हल, जो कि ऑप्शन बी के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है दोस्तों? पूछा है। कह रहा है कि शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो एक एक करके हम देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में भी डब्ल्यू एलन दिया है, डी डब्ल्यू एलन होगा, यहाँ पे सही कर लेते। क्या कहा है, क्या दिया भाई? डी डब्ल्यू एलन। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? बुश दिया है। तीसरा ऑप्शन डेविस हुम दिया है। चौथा ऑप्शन हमारा एचिमन दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेविड हुम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारा आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत 2017 और 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर के अंतर्गत पूछा हुआ है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होने की संभावना है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछा है दोस्तों ना। सबसे पहली बात ये कि शिक्षण अधिगम का स्तर कौन कौन सा है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम का स्तर कौन कौन सा है? शिक्षण अधिगम का स्तर कौन कौन सा है भाई? शिक्षण अधिगम के स्तरों के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो 3 ही स्तर है। पहला जो स्तर है उसे हम स्मृति स्तर कहते हैं, दूसरा जो स्तर है उसे हम अवबोध स्तर कहते हैं और तीसरा जो स्तर है उसे हम परावर्ती स्तर कहते हैं। अब इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि नहीं हो जाएगा, और वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि दूरवर्ती स्तर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरवर्ती स्तर। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि निम्न से कौन सा कक्षा शिक्षण ना, निम्न में से कौन सा कक्षा शिक्षण, रुक जाएंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है अन्वेषण, दूसरा दिया है व्याख्यान, तीसरा दिया है योजना और चौथा दिया है मस्तिष्क उद्वेलन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्याख्यान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। इस आंसर को आप याद कर लेंगे क्योंकि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी व्याख्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सी समावेशी शिक्षा, अच्छा, समावेशी शिक्षा से लगातार प्रश्न पूछता है दोस्तों, इस बार भी पूछेगा, एकदम निर्धारित है, निश्चित है, विगत वर्षों से लगातार पूछ रहा है। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है कह रहा है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? अब समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है में पहला ऑप्शन दिया है कि समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, ठीक है। दूसरा दे रहा है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ठीक है।
तीसरा दे रहा है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव करती है। ठीक है। चौथा कह रहा है ये सभी विद्यार्थियों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा भाई। जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बात कह रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, पूछ रहा है ना दोस्तों, तो नहीं है में क्या हो जाएगा कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो समावेशी शिक्षा का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। एक बार फिर से नहीं है वाला प्रश्न पूछा है। हाँ, कह रहा है कि कैलेंडर के अंतःक्रिया अंतःक्रिया प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिया है शिक्षक कथन, ऑप्शन में दिया है हमारे छात्र कथन, वहीं पे तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है अभिभावक कथन, और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा भाई मौन। तो जल्दी कमेंट करिए, बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि अभिभावक कथन। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था यूपी टेट 2017-18 के क्वेश्चन के अंतर्गत, कह रहा है कि संभाषण में अर्थ की लघु इकाई है। क्या प्रश्न कह रहा है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। हमारे ऑप्शन में ध्वनि ग्राम है, हमारे ऑप्शन में रूप ग्राम है, हमारे ऑप्शन में पद है, और हमारे ऑप्शन में क्या है भाई, शब्द है। चारों में से क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, इन चारों में से क्या हो जाएगा। कह रहा अर्थ की लघुत्तम इकाई है, तो अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी, रूप ग्राम हो जाएगा, जिसको हम रूपी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा था। कह रहा हम करके सीखते हैं, किसने कहा था भाई, हम करके सीखते हैं किसने कहा था, पूछ रहा है। तो हम करके सीखते हैं, ये कोटेशन देने का श्रेय किसको गया है, डॉक्टर मेस महोदय को गया है। और डॉक्टर मेस महोदय ऑप्शन 1 में ही दिख रहे हैं, यानी कि ए में। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ लिया जाए बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, पूछ रहा है भाई। शिक्षण का स्तर नहीं है। अब शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, स्मृति होता है, बोध होता है, चिंतन होता है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, 3। पहला स्तर स्मृति होगा, दूसरा क्या होगा, बोध होगा, तीसरा क्या होगा, चिंतन होगा। पूछ रहा है नहीं है। अब नहीं है में बचा क्या भाई, वर्णन। तो वर्णन यानी कि ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। अब यूपी टेट के एग्जामिनेशन में हमने कहा बार बार ये 2017 और 18 के प्रश्न पत्र से लिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन दिया था हमारे यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है, ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन में दिया था क्रिया और प्रतिक्रिया की, दूसरा दिया था निदान की, तीसरा दिया था प्रत्यक्षीकरण की, और चौथा दिया था भाई उपयुक्त सभी। जल्दी से जाएंगे उद्घोष एकेडमी के पोर्टल पर, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जल्दी से इस प्रश्न को टाइप भी करेंगे, मतलब उत्तर देंगे भाई। क्या है इस प्रश्न का उत्तर, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या ऑप्शन डी के साथ जाया जा सकता है, बिल्कुल जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन में, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। क्या करता है भाई, डरने लगता है। इस प्रकार अनुबंधन में निहित है। यानी कि एक बालक है जो काली गाय को देखता है तो भी डरता है, काले कुत्ते को देखता है तो भी डरता है, काली वस्तुओं को देखकर वो क्या होता है, डर जाता है। तो
तो कह रहा है प्रश्न में कि इस प्रकार का अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन में दिया है अनुक्रिया समानीकरण दिया है। क्या दिया है? पहला ऑप्शन अनुक्रिया समानीकरण दिया है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है भाई? अनुक्रिया अनुबंधन दिया है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? उद्दीपक समानीकरण होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन? उद्दीपक समानीकरण। ठीक है। और चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो शायद बात समझ में आ गई हो कि यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि उद्दीपक समानीकरण यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसमें, तो कहेंगे किसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? किसको होगा वहां पे? किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है। क्या प्रश्न कह रहा है हमारे कि शिक्षण विधि का चयन करते समय ना निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन में दिया विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत भेद को, तीसरा ऑप्शन दिया है अभिभावक की पृष्ठभूमि को, और चौथा ऑप्शन दिया है कि विषय की विशिष्ट प्रकृति को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिभावक की पृष्ठभूमि को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ लीजिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है, पूछा है दोस्तों। क्या कह रहा है कि बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है। अब बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है में पहली जो है वो अभिवृद्धि में स्थिरता, जो कि है बाल अवस्था की विशेषता। दूसरा जो है सामूहिकता की प्रबलता। अब तीसरा जो है जिज्ञासा की कमी, और चौथा जो है वो समूह एवं खेलों में सहभागिता। भाई जिज्ञासा की कमी नहीं होती है कि कमी होती है? नहीं, बाल अवस्था में भी बालक में जिज्ञासा की क्या पाई जाएगी? प्रबलता पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कमी, तो डैट मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी को लगाइए, आगे बढ़ लीजिए भाई। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है कह रहा है। ऑप्शन में दिया है आयोजन, ऑप्शन में दिया है उद्यन, ऑप्शन में दिया है आपके अभिप्रेरणा, ऑप्शन में दिया है प्रवचन। निम्न में से कौन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, पूछा है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ठीक है, सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित होगा कि नहीं होगा? अभिप्रेरणा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित होगा कि नहीं होगा भाई? तो सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भावन तथा प्रवचन आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अभिप्रेरणा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी को लगाइए, आगे बढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? क्या कह रहा है कि बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। पहला दिया है नैतिक विकास, दूसरा दिया है शारीरिक विकास, तीसरा दिया है सामाजिक विकास, और चौथा दिया आपका मानसिक विकास। तो बुद्धि और विकास का प्रथम चरण पूछ रहा है। तो यहाँ पे बुद्धि और विकास के संदर्भ में बात होगी तो निश्चित तौर पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है भाई? चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मानसिक विकास हो जाएगा, यानी कि मानसिक विकास यहाँ पे करेक्ट है। लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का, क्या कह रहा है? सीखना एक तरह के व्यवहार का। ऑप्शन में दिया है संशोधन है, ऑप्शन में दिया है बचाव है, ऑप्शन में दिया है विस्तार है, ऑप्शन में दिया है प्रसार है। तो सीखना यानी कि लर्निंग, लर्निंग क्या है भाई? एक संशोधन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में हमारे दिया चालक अधिगम के लिए, ऑप्शन में हमारे दिया शाब्दिक अधिगम के लिए,
तीसरा ऑप्शन दिया है प्रसूत अनुबंधन के लिए और चौथा ऑप्शन दिया है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो आप सभी ने पढ़ा है कि स्कीटर का जो सिद्धांत है उसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रसूत अनुबंधन के लिए। तो और वो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी को लगा लीजिए भाई, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे ऑप्शन सी से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। क्या कह रहा है? बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है। इसमें 5 उप परीक्षण है, 4 उप परीक्षण है, 8 उप परीक्षण है, 7 उप परीक्षण है। तो आप सभी जानते हैं कि भाटिया महोदय ने बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत काम किया था और उन्होंने बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत 5 बुद्धि परीक्षणों को सम्मिलित किया था, जिसके आधार पर भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहा गया है, जिसको हम 5 बैटरी बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी में, जो कि 5 उप परीक्षण है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसमें 5 उप परीक्षण लिखा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कोहलर से दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा कह रहा है कि स्वायत्त यादृच्छिक किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक संकाय है और चौथा है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। अच्छा, कॉलर महोदय को जब हम पढ़ते हैं तो उनके हम सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को पढ़ते हैं। किस सिद्धांत को पढ़ते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को। और सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है और गेस्टाल्टवादी विचारधारा के साथ साथ वह सिद्धांत जो है संज्ञानवादी विचारधारा पर भी क्या है दोस्तों? आधारित है। अब बात स्पष्ट हो गई होगी शायद आपको कि यहाँ पे कोहलर का यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकाय है, ऐसा मानना था किसका भाई? कोहलर महोदय का। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोहलर, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट किया है, नहीं रुकेंगे हम लोग, आगे बढ़ लेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? क्या कह रहा है? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अक्षरों व, क्या कह रहा है? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अक्षरों व शब्दों के मध्य किससे भाई? साहचर्य से। ठीक है, वहीं पे दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि वाक्यों के निर्माण से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों के निर्माण से और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जरा जल्दी से कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा भाई? इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? क्या सही होगा इसमें से? ठीक है, अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से क्या सही हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है भाई? सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा कितने नंबर क्वेश्चन का? तो 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं दोस्तों? क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र को शामिल करते हैं या शामिल होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है केवल विशिष्ट छात्र को, ऑप्शन बी दिया है सामान्य और विशिष्ट छात्र को, ऑप्शन सी दिया है केवल सामान्य छात्र को और ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र को। तो समावेशी शिक्षा जब भी हम पढ़ते हैं तो हमने साफ साफ पढ़ा है, समझा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक को ही एक ही कक्षा में एक समान शिक्षा देने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है क्या कि यहाँ पे केवल विशिष्ट बालक नहीं है, केवल विशिष्ट छात्र नहीं है, बल्कि सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, क्या कह रहा है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है निरस्ता संबंधी दोष, दूसरा दिया है पठन दोष, तीसरा दिया है गणना दोष और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा क्या दिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात किसकी कर रहा है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता की। और गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के बारे में जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो गणना दोष कहलाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गणना दोष। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन। एक बार आई थिंक पुनः समावेशीकरण को ही स्थापित किया है इसने। कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया है क्षमता निर्माण का अभाव दिया है, क्या दिया है? क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा ऑप्शन दिया है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, क्या दिया है? अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। और चौथा दिया है अलगाव, और सॉरी तीसरा दिया है अलगाव और चौथा दिया है संवेदनशीलता। जरा बताइए कि इसका क्या होने वाला है भाई? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, उद्घोष एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए भाई साथ में ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है पूछा है, तो आवश्यक क्या है भाई? अलगाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? क्या पूछ रहा है कि संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन व्यवहारात्मक, दूसरा दिया है दैहिक, तीसरा दिया है संज्ञानात्मक और चौथा दिया है भाई संवेदी। कह रहा है कि संवेग का तत्व नहीं है, संवेग का तत्व नहीं है। जल्दी कमेंट करिए कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही भाई। संवेग का तत्व व्यवहारात्मक होगा कि नहीं होगा, दैहिक होगा कि नहीं होगा, संज्ञानात्मक होगा कि नहीं होगा, संवेदी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संवेदी जो है वो संवेगात्मक तत्व नहीं है, हो जाएगा दोस्तों। बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। बहुत मजेदार प्रश्न है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है दोस्तों, कई बार। देखिए ये कह दिया जाए कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है आपके एग्जामिनेशन में, केवल यूपी टेट में ही नहीं बल्कि सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा है और सीटेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि संवेदनात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब इसमें से सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है ज्ञान अनुप्रयोग, नहीं होगा। दूसरा दिया है मूल्यांकन अनुप्रयोग, नहीं होगा। तीसरा दिया है मूल्यांकन संश्लेषण, नहीं होगा। चौथा है भाई ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है ना वो ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन है। इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं और ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत इस संज्ञानात्मक पक्ष को देने का श्रेय बीएस ब्लूम महोदय को गया है, जिन्होंने इसको 1954 में दिया था।
और इन्होंने इसके वर्गीकरण को तैयार किया और वर्गीकरण की संख्या इन्होंने इसकी 6 बताई थी और वही 6 यहाँ पे दिया है आपके ऑप्शन में। पहला ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, पांचवा संश्लेषण और छठवां हमारा दोस्तों क्या है, मूल्यांकन है। और यही इसका संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया था 2017 और 18 के प्रश्न पत्र में, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है स्वेच्छाचारी, क्या दिया है पहला ऑप्शन, स्वेच्छाचारी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सहानुभूतिपूर्ण। तीसरा ऑप्शन दिया है जनतांत्रिक और चौथा दिया है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती है भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत कई बार पूछा है यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत, इनफैक्ट पीआर का एग्जाम होता है वहां पे भी हमसे ये प्रश्न पूछता है। अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ना, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। आपके ऑप्शन में वेक्टर ब्रूम महोदय है, आपके ऑप्शन में मास्लो है, आपके ऑप्शन में हर्जबर्ग है, स्किनर है। तो इनमें से जो प्रत्याशा सिद्धांत को देने का श्रेय गया है वो वेक्टर ब्रूम महोदय को गया है। और वेक्टर ब्रूम महोदय यहाँ पे साफ साफ किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन ए, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अग्रिम ना व्यवस्थापक, क्या कह रहा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, ठीक है। कह रहा है अग्रिम व्यवस्थापक, बात क्लियर है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या दिया था आयोग ने, व्यक्तिक। दूसरा ऑप्शन जो आयोग ने क्रिएट किया था वो क्या था हमारा यहाँ पे, सूचना प्रक्रियाकरण। तीसरा है व्यवहार परिमार्जन और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सूचना प्रक्रियाकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बी को लगाते हैं फिर आगे बढ़ लेते भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 42 नंबर पे, कह रहा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, ठीक है। कह रहा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। पहला ऑप्शन दिया है कौशल अंतरण गति है ना कि उद्देश्य, ठीक है। दूसरा दिया है रेखी अभिक्रम, तीसरा दिया है साखी अभिक्रम और चौथा दिया है तैयारी और अर्जन। कौशल यानी कि स्किल्स के बारे में बात कर रहा है और स्किल्स तभी उपयोगी होता है जब हम उसको तैयार और क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में साफ साफ दिया है तैयारी और क्या भाई, अर्जन, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया था 2017 वाले पेपर में और 2018 वाले पेपर में यूपी टेट के एग्जामिनेशन में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है। अब शिक्षण के सूत्र को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और हमसे पूछा है कि शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि सरल से कठिन की ओर, दूसरा ऑप्शन दिया अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा ऑप्शन दिया है दृश्य से अदृश्य की ओर और चौथा ऑप्शन दिया है कि निगमन से किसकी ओर भाई, आगमन की ओर। तो निगमन विधि है और आगमन भी विधि है, बात क्लियर है कि निगमन और आगमन क्या है, विधि है। और यहाँ पे शिक्षण सूत्र पूछ रहा है और कह रहा है कि शिक्षण सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी को हम लगा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात कर रहा है, मतलब माइक्रो टीचिंग को लेके बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। पहला ऑप्शन
प्रतिपुष्टि। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? प्रतिपुष्टि। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है? शिक्षण। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है? शिक्षण। तीसरा दिया है योजना बनाना और चौथा क्या दिया है? प्रस्तावना। और हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा भाई? प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? योजना बनाना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि योजना बनाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन दिया है तुलना और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा अन्वेषण। तो जरा जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पृथक्करण दिया है, दूसरा ऑप्शन अनुप्रयोग दिया है, तीसरा ऑप्शन तुलना दिया है, चौथा ऑप्शन अन्वेषण दिया है और हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है पूछा है, तो अन्वेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, ये सारे आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन में विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन 2017 और 18 के ड्यूरेशन में पूछे हैं। और हमने पहले भी कहा कि आपसे यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इनफैक्ट ऑप्शंस भी रिपीटेड होते हैं, तो आप इसका बेनिफिट भरपूर मात्रा में ले सकते हो। ठीक है, कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक सुधारों में, क्या कह रहा है? शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला ऑप्शन दिया है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ठीक, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अध्यापकों के साथ संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या दिख रहे हैं? सही दिख रहे हैं। तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या दिख रहे हैं? सही दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में साफ साफ लिखा है ए बी और सी दोनों ही, यानी कि तीनों ही क्या है भाई? सही है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? छात्र पढ़ रहा है। उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न से संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। प्रश्न अच्छा है भाई। कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा था, उसको किसी ने बुलाया, तो छात्र किसके द्वारा अपनी अनुक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पहला दिया है दृष्टि संवेदना के द्वारा, दूसरा दिया है ध्वनि संवेदना के द्वारा, तीसरा दिया है स्पर्श संवेदना के द्वारा और चौथा दिया है प्रत्यक्षणा संवेदना के द्वारा। तो भाई सुन के वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, तो ध्वनि संवेदना होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आयोग ने इसे माना भी है, यानी कि इसी को माना है ध्वनि संवेदना को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते। अगला क्वेश्चन प्याजे महोदय से है। प्याजे से, वाइगोस्की से, कोहलबर्ग से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में पूछते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पहले ऑप्शन में दिया है 4 से 8 साल, पहले ऑप्शन में दिया है 4 से 8 साल, दूसरे ऑप्शन में दिया है जन्म से 2 साल, तीसरे ऑप्शन में दिया है 2 से 7 साल और वहीं पे ऑप्शन डी में दिया है कि 5 से कितने साल भाई? 8 साल। जल्दी से कमेंट करके बताइए जीन प्याजे महोदय के इस कॉन्सेप्ट को। प्राक संक्रियात्मक अवस्था कह रहा है। जीन प्याजे की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4, जिसमें पहली जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथी जो अवस्था उसे हम क्या कहते हैं? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पे प्राक यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। अब 2 से 7 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते।
अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है भाई, क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल व्यवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, बाल व्यवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला कह रहा है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा कह रहा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा कह रहा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और चौथा कह रहा है काल्पनिक भयों का अंत। तो यहाँ पे बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो काल्पनिक भयों का अंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को लगाइए, आगे बढ़ जाइए भाई, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? यानी कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनका संबंध किससे है दोस्तों? भाषा विकास से है। तो भाषा विकास के बारे में जब भी बात होती है तो एक नाम निकल के आता है, नोम चॉम्स्की। अब यहाँ पे कहीं चॉम्स्की दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा होगा, और चॉम्स्की भी इस ऑप्शन का यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और कहाँ पे चॉम्स्की दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? प्रश्न अच्छा है, कई बार पूछा है। कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ऑप्शन में संज्ञानात्मक अधिगम दिया है, ऑप्शन में अधिगम के प्रयास एवं भूल दिया है, ऑप्शन में संकेत अधिगम दिया है, ऑप्शन में स्थान अधिगम दिया है। तो जब भी थॉर्नडाइक के बारे में हम बात करते हैं तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के संदर्भ में बात करते हैं, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को लेकर समझते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी आप लोगों को। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के को शीर्षक से सिद्ध किया है, तो आपका राइट आंसर हो सकता है अधिगम के प्रयास एवं भूल। ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी को हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा है हमसे हमारे यूपी टेट के एग्जामिनेशन में। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन आयोग के द्वारा क्रिएट किया गया था, 16 टू 19 वर्ष एवं नैतिकता दिया है, दूसरा 3 टू 6 वर्ष एवं भाषा दिया है, तीसरा 8 टू 10 वर्ष जिसमें समाजीकरण दिया है, और वहीं पे साथ में 16 टू 19 दिया वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह की जो अवस्था है या फिर आयु वर्ग एवं विलंब विकास के संदर्भ में जब बात होती है तो ऑप्शन सी के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। क्योंकि बाल अवस्था के अंतर्गत ही बालक में समाजीकरण के विकास की प्रक्रिया वास्तविक रूप से प्रारंभ होती है, तो यहाँ पे ही बालक में गिरोह का विकास भी देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन सी को लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय ना पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो तृतीय अवस्था पूछ रहा, अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने कि जीन पियाजे का जो संबंध है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए मुख्यतः 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली जो अवस्था है उसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, दूसरी जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तीसरी जो अवस्था है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और चौथी जो अवस्था है उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं। प्रश्न हमसे तीसरी अवस्था को लेके पूछ रहा है, और तीसरी अवस्था क्या कहलाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन सी में दिया है हमारे सामने कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये था 2017 और 18 का यूपी टेट का बाल मनोविज्ञान का प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए थे। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि यूपी टेट की एक प्रबल विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि यूपी टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शंस रिपीटेड होंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर आपने लगभग 10 साल के भी प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लिया है तो आपके पास काफी मजबूत कंटेंट हो जाएंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि आप बड़ी आसानी से यूपी टेट को क्या करेंगे भाई? क्वालिफाई कर लेंगे।
मिलते हैं अगली क्लास में अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन उससे पहले उद्घोष एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।